इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है और डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस का बढ़ना, डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइस का घटना। इसका दूसरा एक एक और नाम है इसका, जिसका नाम है एफिशिएंट डिमांड। इसका नाम है एफिशिएंट और इसका नाम है डेफिशिएंट। इनको इस नाम से भी जाना जाता है बेटा। अब देखो बेटा, इन्फ्लेशन होता क्या है? इसका मतलब होता है इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है और इसमें क्या होता है, डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। दोनों में यही आंसर है। इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। इसको हम इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं और इसको बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, मतलब अब इसको समझे कैसे बिना डायग्राम के? डिफ्लेशनरी गैप क्या है? हाँ, गैप क्या बता है? रहा हूँ। ये डायग्राम समझेंगे, डायग्राम देखेंगे तभी समझ आएगा। ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई है, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है। ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है और इस पॉइंट में ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। जैसे ही हमने क्या करा, इन्फ्लेशन हुआ तो हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है, एडी से ए1 की तरफ हो जाता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये ई से ई1 की तरफ हो जाता है। तो ये जो ट्राइंगल है और ये जो गैप है, इस गैप को हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। क्योंकि सेम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जो हमारा इक्विलिब्रियम ई था, अब उसी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हमारी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ गई इन्फ्लेशन की वजह से। तो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ई से ई1 पे चले गया, जो ई1 से ई1 में गया, जिसकी वजह से ट्राइंगल बना ई1 ई1 ई2 इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। समझ आ गया बेटा? समझ आ गया बेटा सबको? जहाँ पे आपने E1 पॉइंट बनाया है वो इक्विलिब्रियम थोड़ी होगा। E2 जहाँ पे बनाया है वो होगा ना इक्विलिब्रियम। बेटा ये वाला पार्ट मैंने क्या समझाया पहले वो समझ। दोबारा से बता रहा हूँ उसको, मैंने इक्विलिब्रियम नहीं बताया। मैं जो दोबारा बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कर। मैंने क्या बोला कि इन्फ्लेशन को बता रहा हूँ। देख बेटा, ये ई पॉइंट है इक्विलिब्रियम। मैंने जैसी एग्रीगेट डिमांड बढ़ाया तो मेरी जो डिमांड है वो ई से ई1 पे चली गई। मेरा ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया, मतलब ई1 मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया। तो मैंने क्या लिखा, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। इस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे मेरी डिमांड ई थी, पहले ई1 चली गई। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ई से ई1, इस इतनी डिमांड को बढ़ने को हम बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। अब समझ आया? फिर जो हमारा ट्रायंगल बना उसको भी हम इन्फ्लेशनरी गैप बोल सकते हैं, क्योंकि जब इतना बना तो ये वाला जो हिस्सा है, ये ट्रायंगल वाला जो हिस्सा है, जो ब्लैक वाला मैं कलर कर रहा हूँ, ये जो पूरा हिस्सा है ये पूरा इन्फ्लेशन की वजह से ही बढ़ा है। समझ आ गया बेटा? फुल एम्प्लॉयमेंट तब हो गया इक्विलिब्रियम हो जाएगा। फुल एम्प्लॉयमेंट वो लेवल होता है जहां पर डिमांड हमारी सप्लाई के बराबर होती है। हाँ तो इक्विलिब्रियम ही हो गया ना। हाँ, इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं उसको। समझ आ गया बच्चों सबको? अंजलि, भव्य, यस तनिषा, तेजस, यश? यस सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसी का जो उल्टा करेंगे हम लोग, ये हमारा हो गया एग्रीगेट सप्लाई, ये हो गया हमारा एग्रीगेट डिमांड। अब ये नीचे हो गया है, डिमांड मेरी कम हो गई है ई से, फिर से वाई स्टार लेवल, ये हो गया ई1 पर। अब ये जो गैप आया इसको बोलेंगे डिफ्लेशनरी गैप, और फिर से वही ई2 ट्रायंगल बन गया। तो ये जो पूरा हिस्सा है दैट इज नोन एज डिफ्लेशनरी गैप। समझ आ गया बेटा? तो डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप। इतना क्लियर हुआ सबको? यस। इसका एक और नाम होता है, एक और नाम जो इसका है, मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ। इन्फ्लेशन को एक्सेस डिमांड बोलते हैं और इसको डेफिशिएंट डिमांड तो बोलते हैं, या एफिशिएंट डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है बेटा? अब जो इसका मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। टॉपिक से अलग एक डाउट है। पूछ बेटा।
ये एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री के एंगल पे क्यों रहती है? बेटा क्योंकि रीजन क्या होता है, इंक्लाइंड एंगल होता है। इंक्लाइंड एंगल का मतलब क्या होता है, जब एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, ये सी प्लस एस बेस में है और ये हमारी इनकम के बराबर होता है। ठीक है, अब हमें इसको अज्यूम करना पड़ता है, ये पॉजिटिव अपवर्ड स्लोपिंग को मानना पड़ता है। जब इसको पॉजिटिव अपवर्ड स्लोपिंग मानेंगे तभी हमें ये पता चलेगा ये हमारे 45 डिग्री के एंगल में ही रहेगा, वरना हम इसको कभी भी मेजर नहीं कर सकते। क्योंकि सिंपल सी बात है, जो इनकम होता है वो मेजर्ड होता है एक्स एक्सिस में, जो इनकम होता है मेजर्ड होता है एक्स एक्सिस में। कंजम्पशन प्लस सेविंग किसके बराबर होता है, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है, और वो हमारा इनकम के बराबर होता है। जिसमें हम मेजर किस में करते हैं, वाई एक्सिस में, जिसकी वजह से जब हम एक्स एक्सिस में हम लोग इनकम को मेजर करते हैं और वाई एक्सिस में हम लोग एग्रीगेट सप्लाई को मेजर करते हैं, इसीलिए हमें एग्रीगेट सप्लाई को 45 डिग्री के एंगल में लेना पड़ता है, जिसमें हम इकोनॉमी की मॉनेटरी वैल्यू को काउंट करते हैं। समझ आया? थोड़ी थोड़ी आसान भाषा में बताओ ना। आसान भाषा में अगर मैं इकोनॉमिक्स की टर्म्स में ना जाके सिंपल भाषा में बताऊं, एग्रीगेट सप्लाई को इसीलिए 45 डिग्री के इंटरसेप्ट में लिया जाता है क्योंकि माइक्रो में बताया गया था कि सप्लाई कर्व हमारा पॉजिटिव अपवर्ड स्लोप होता है, जिसको हम इक्वल टू 1 करते हैं। बस जब हम इक्वल टू 1 लेते हैं, जितनी हमारी क्वांटिटी होती है उतना हमारा प्राइस होता है। जब दोनों को कट करते हैं, ES इक्वल टू 1 आता है, उसी के हिसाब से हमने इसका 45 डिग्री का एंगल रख रखा है इस सिंपल भाषा में। ये कुछ टर्म इकोनॉमिक टर्म होती है तो उसको इकोनॉमिक टर्म में ही समझना पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। कॉजेज ऑफ, देखो इसको बिल्कुल समझना, अगर आपने ये वाला क्वेश्चन लर्न करा तो 4 क्वेश्चन अपने आप लर्न हो जाएंगे, मैं पहली बता रहा हूं, समझ लो बेटा। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, मैं रेड पेन से लिख रहा हूं डिफ्लेशन। ठीक है, देखो सबसे पहला कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन में सबसे जो हमारा पहला कॉज है वो है हमारा डिक्रीज इन टैक्स रेट। डिक्रीज इन टैक्स रेट, ठीक है। अब देखो बेटा इसका शॉर्टकट समझते हैं, हमें शॉर्टकट से ही लर्न करना है, फिर हमें इसको बना के लिख देना है। देखो गवर्नमेंट ने क्या करा, अगर मान लो गवर्नमेंट डिक्रीज द टैक्स रेट, किसकी फॉर्म में करेगी, या तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। आजकल हमें पता है GST की फॉर्म में करती है। तो मुझे बताओ कंज्यूमर की जो इनकम है, कंज्यूमर की अभी है, कंज्यूमर की जो इनकम है वो, आजा, कंज्यूमर की जो इनकम है वो क्या होगी, कौन सी इनकम की बात कर रहे हैं, डिस्पोजेबल इनकम, जो लास्ट वाली इनकम होती है। डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर क्या हो जाएगी बेटा, हमारी बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, कैसे बढ़ेगी, जो चीज़ 10 रुपए की मिल रही थी टैक्स लगा के, आज वो चीज़ 8 रुपए की मिल रही है। तो सेविंग इज गुड एज वेल एज इनकम, हमें चीज़ें सस्ती मिल रही है तो हमारी इनकम सेव हो रही है, तो डिस्पोजेबल इनकम हमारी बढ़ जाएगी। जब इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है, अगर कोई चीज़ का टैक्स रेट कम हो रहा है, पहले 10% टैक्स रेट था, अब 2% हो गया, तो 8% की सेविंग होगी, सिंपल सी बात है। तो हमें सूखा सूखा क्या बच रहा है, तो प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होगा, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी सिंपल सी बात है कम हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, लोगों की परचेजिंग पावर, लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ रही है क्योंकि चीजें सस्ती मिल रही है, जिससे वो डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, जिससे हमारा एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रहा है और इन्फ्लेशन अराइज। समझ आ गया बच्चों? सर ये कंज्यूमर डिस्पोजेबल इनकम क्या था, दोबारा बताना। बेटा ये ना तुम्हारे कोर्स में से कट चुका था, ये वाला पार्ट जिसको बोलते हैं, अरे अरे तो बोला, बताया क्यों? अरे सुन तो ले एक मिनट, मैं पूरी बात को कंप्लीट तो करनी। ये वाला जो हिस्सा है ना तुम्हारा ना कोर्स से कट चुका था, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा। जब तुम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, जिसमें ना इनकम मेथड था, आउटपुट मेथड था, एक्सपेंडिचर मेथड था, पहले एक प्राइवेट मेथड भी होता था, एक पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मेथड भी होता था, वो कट चुका है, बट ये वर्ड नहीं कटा है। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जिसमें हमें टैक्स, सारी टैक्सेस को माइनस करने के बाद जो इनकम बचती है उस इनकम को डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। ये रियल इनकम होती है कंज्यूमर की, सारे टैक्स काटने के बाद। समझ आ गया बेटा? यस सर। अब इसको तुम पहले समझो, ये समझ आया पॉइंट कि नहीं आया जो मैंने पढ़ाया अभी? ओ आ गया मस्त। ठीक है ना। अब इसको बना के कैसे लिखेंगे,
When government decreases the tax rate in the form of direct and indirect or GST, then disposable income of consumer will also increase. Hence, price of goods and services decreases. Then purchasing power of consumer will increase. Thereby, demand of goods and services is also increases. As a result, aggregate demand increases and inflation occurs या arise. इस तरीके से हम बना के लिख सकते हैं. आप ये शॉर्टकट लर्न कर लेना, बना के लिख देंगे. अगर मैं बोलूं हाउ टू सॉल्व द डिफ्लेशन, मैं यहां पर डिक्रीज की जगह इंक्रीज कर दूंगा. ठीक है, एक लर्न करा, दूसरा अपने आप लर्न हो जाएगा. यहां पर इंक्रीज कर दूंगा, यहां पर डिक्रीज कर दूंगा, यहां पर इंक्रीज कर दूंगा, यहां पर डिक्रीज कर दूंगा, यहां पर डिक्रीज कर दूंगा. एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज, डिफ्लेशन अराइज. समझ आ गया बेटा? तेरा नहीं को मैं पास हो गया. कितने? 21. ठीक है बेटा. मेरा नहीं चल रहा. मैं बताओ लेकिन ये बेटा समझ आ गया डिफ्लेशन कैसे आया? बेटा मेरी आवाज आ रही है? बेटा रिस्पॉन्स दे दो बेटा प्लीज. बेटा मेरी आवाज आ रही है? बेटा मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है बेटा. बेटा मेरी आवाज आ रही है अब? यस सर. ठीक है. आपकी आवाज गई कब थी? अरे मेरी चली गई थी भाई. अब देखो बेटा इसका अगला पॉइंट क्या है. अगला पॉइंट है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. समझना बेटा, सेकंड कॉजेस इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. बेटा गवर्नमेंट को पूरा लिखना पेपर में, और रेड पेन से मैं लिख दूंगा डिक्रीज. डिक्रीज का मतलब समझ जाना, मैं डिफ्लेशन को कर रहा हूं, रेड पेन से डिफ्लेशन को कॉजेस बता रहा हूं. देखो गवर्नमेंट अगर अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करती है तो लोगों का भला होगा कि नहीं होगा? मोर वेलफेयर टू सोसाइटी. भाई सारे ऑब्वियस सी बात है, रोड्स बनेंगे, डैम्स बनेंगे, ब्रिजेस बनेंगे, पब्लिक पार्क्स बनेंगे, मोर एंड मोर वेलफेयर टू सोसाइटी. तो लोगों को पैसा नहीं खर्चना पड़ रहा है, तो परचेजिंग पावर किसकी बढ़ जाएगी? लोगों की. सिंपल सी बात है. जिससे क्या होगा? डिमांड एंड गुड एंड सर्विसेज भी इंक्रीज हो जाएगा. जब लोगों की परचेजिंग पावर तभी बढ़ेगी जब डिमांड एंड गुड एंड सर्विसेज इंक्रीज होगा, जिससे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज और इन्फ्लेशन अकर. समझ आ गया बेटा? और यहां पर क्या हो जाएगा? ये डिक्रीज, लेस वेलफेयर टू सोसाइटी, परचेजिंग पावर डिक्रीज, डिमांड एंड गुड एंड सर्विस डिक्रीज, एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज, डिफ्लेशन अकर. समझ आ गया बच्चों? सेकंड कॉजेस. सर एक और बात, वंस मोर बेटा देख, गवर्नमेंट जब अपने खर्चे बढ़ाती है तो लोगों का भला होता है, तो लोगों को पैसे खर्चने नहीं पड़ते फिर किसी भी चीज के लिए. मान लो तेरे घर के सामने रोड टूटी हुई है, अगर गवर्नमेंट ठीक करा देगी तो तू वो फिर नहीं ठीक कराएगा. सिंपल सी बात है भाई. परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ेगी, बढ़ जाती. कैसे बढ़ती है? वो टूटी रोड में गाड़ी चलाने से कभी टायर पंचर हो रहा है, कभी गाड़ी खराब हो रही है, कभी कुछ खराब हो रहा है, तो हमें कई और चीजों पे खर्चा करना पड़ता है. ठीक है, तो जैसे ही लोग, अगर गवर्नमेंट वेलफेयर करती है सोसाइटी का, तो परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ेगी. अगर गवर्नमेंट स्कूल अच्छे होते तो आज हम प्राइवेट में पढ़ते ही नहीं. तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ती, जिससे डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होगा. हम लोग जहां सेविंग कर सकते हैं वहां करेंगे, और दबा के डिमांड बढ़ाएंगे गुड्स की जहां हमें खरीदना चाहिए होता है, जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, इसीलिए इन्फ्लेशन अकर होगा. समझ आ गया बेटा? ठीक है, अब जो इसका तीसरा पॉइंट है वो भी समझ लेते हैं. देखो एक चीज समझना, इन दोनों पॉइंट में क्या है. ये जो पॉइंट है वो एक्सपेंडिचर के ऊपर बेस्ड है, और ये वाला जो पॉइंट है वो टैक्स के ऊपर बेस्ड है. टैक्स कौन से नेचर का होता है? टैक्स इज रेवेन्यू नेचर. ये तुम्हें मैंने उसमें पढ़ाया था. ठीक है, अब इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है डेप्थ को लेकर. डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट. डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट डिक्रीज का मतलब क्या? ऑब्वियस सी बात है, अगर सेंट्रल बैंक
अगर सेंट्रल बैंक डिक्रीज करती है टैक्स रेट इंटरेस्ट, अगर वो टैक्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करती है, सिंपल सी बात है, तो सेंट्रल कमर्शियल बैंक भी करेगी, कमर्शियल बैंक भी डिक्रीज करेगी। जो सेंट्रल बैंक करेगा वही कमर्शियल बैंक करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी कम करेगा किस पे, टैक्स पे, जिससे क्या होगा, डिमांड ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। अब जब टैक्स कम हो रहा है लोन एंड एडवांसेस पे, तो क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, क्या हमें अभी सब सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट में सामान मिल रहा है, जिससे डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में बढ़ने लग जाएगा, जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, इन्फ्लेशन आकर। समझ आ गया बच्चों आप लोगों को? अब यहां पर हो जाएगा इंक्रीज, यहां पर हो जाएगा इंक्रीज, यहां पर हो जाएगा इंक्रीज, यहां पर डिक्रीज, यहां पर डिक्रीज और डिफ्लेशन आकर। समझ आ गया बच्चों सबको? तो मैंने एक क्वेश्चन लर्न करा, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, कॉजेज ऑफ डिफ्लेशन अपने आप लर्न हो गया। समझ आ गया बेटा आप लोगों को? बेटा समझ आ गया? अब देखो बेटा एक चीज समझते हैं। अब ये तो मेरी बात होगी कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन और कॉजेज ऑफ डिफ्लेशन की, ठीक है। अब हम एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो करते हैं, हाउ टू, ये आते ही आते हैं सारे पेपर में जो क्वेश्चन करा रहा हूं, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन with the help of फिस्कल पॉलिसी। कैसे हम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को सॉल्व कर सकते हैं फिस्कल पॉलिसीज के साथ। देखो फिस्कल पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो रेवेन्यू पॉलिसी एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी को जोड़ के बनी है। इसमें हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज पे ध्यान देते हैं, पैसों पे ध्यान नहीं देते, और इसका दूसरा नाम होता है बजटरी पॉलिसी। समझ आ गया बेटा? फिस्कल पॉलिसी आर दोस पॉलिसी इन विच रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर आर इन्वॉल्व टू जस्ट मेंटेन द गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज ऑल्सो नोन एज बजटरी पॉलिसी। इसको हम बजटरी पॉलिसी भी बोलते हैं। तो इस फिस्कल पॉलिसी के अंदर दो बजट है ना, हैं? गवर्नमेंट बजट ही तो है शायद। बिल्कुल बेटा, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेवेन्यू। गवर्नमेंट बजट बोल देते हैं बेटा जो जैसे बोलना होता है वैसे ही बोलूंगा ना बेटा। फिस्कल पॉलिसी दो पार्ट में बटा हुआ है, एक है रेवेन्यू, एक है एक्सपेंडिचर। अगर मैं बोलूं इस क्वेश्चन को तुम्हें याद नहीं करना तो कितना बढ़िया होगा ना भाई, क्योंकि तुमने इसको ऑलरेडी याद कर रखा है। कैसे मैं समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट समझोगे तो लर्न करने की जरूरत नहीं है, वरना फिर मुझे रटवाना पड़ेगा। देखो फिस्कल पॉलिसी में पहला पॉइंट है रेवेन्यू पॉलिसी, एक है एक्सपेंडिचर पॉलिसी। अच्छा मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर मुझे इन्फ्लेशन को सॉल्व करना है, मुझे इन्फ्लेशन को सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, मुझे बताओ। मेरी हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूंगा, मुझे बताओ, जल्दी बताओ बेटा। क्या दोबारा रिपीट करना है क्वेश्चन? मुझे अगर इन्फ्लेशन को सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, उसको कैसे कंट्रोल करूंगा। कॉमन मैन की तरह सोचो बस, टैक्स कम कर दो। सिंपल। मैंने क्या बोला, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर चीज को कम करना पड़ेगा। टैक्स कम कर दो। तो सिंपल सी बात है, एक कॉमन सेंस ही बात है, अगर मुझे इन्फ्लेशन को सॉल्व करना है, इन्फ्लेशन को सॉल्व करना है, देन मुझे डिफ्लेशन को करना पड़ेगा, मुझे डिफ्लेशन लाना पड़ेगा, मार्केट में डिफ्लेशन लाना पड़ेगा। सही बात है बेटा? बेटा सही बात है, ये सिंपल सी बात है। मुझे अगर इन्फ्लेशन को सॉल्व करना है तो मुझे डिफ्लेशन लाना पड़ेगा। तो बेटा एक बात का ध्यान रखना, मुझे इस क्वेश्चन को लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सीधा पीछे आ जाऊंगा, मैं सिर्फ डिफ्लेशन वाली बातें लिख दूंगा। देखो कैसे, मैं यहां रेड पेन का इस्तेमाल कर रहा हूं। इंक्रीज इन टैक्स रेट,
Government increases the tax rate in the form of direct and indirect tax. Consumer disposable income decreases. Price of goods and services increases. Purchasing power decreases. Demand of goods and services decreases. बस उसके बाद एक लाइन ऐड हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड डिक्रीजेस, इन्फ्लेशन कंट्रोल। समझ आ गया बेटा? समझ आ गया बेटा सबको? यस मतलब मैंने क्या करा, अगर मुझे इन्फ्लेशन को सॉल्व करना है रेवेन्यू पॉलिसी में, मुझे डिफ्लेशन के कॉजेज लिखने होंगे, डिफ्लेशन के कॉजेज लिखना होगा, बस लास्ट लाइन चेंज करनी है, लास्ट लाइन चेंज, जिसमें क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल। एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज भी लिखूंगा और लिखूंगा इन्फ्लेशन कंट्रोल, सेम टू सेम इसमें एक्सपेंडिचर वाला पॉइंट लिख दूंगा। समझ आ गया बच्चों? समझ आ गया बच्चों सबको? यस समझ आ गया बेटा? यस सर। अगर मुझे एक बात बता, अगर मुझे डिफ्लेशन को सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा? मैंने इन्फ्लेशन को सॉल्व करा तो डिफ्लेशन की बातें लिखी, डिफ्लेशन का कॉजेज लिखा। अगर मुझे डिफ्लेशन को सॉल्व करना होगा तो क्या करूंगा? सर प्राइसेस हाई कर दोगे। मतलब मैं इन्फ्लेशन की बातें लिख दूंगा। समझ गया बेटा? मैं यही लिख देता हूं, अगर मुझे इन्फ्लेशन को सॉल्व करना है, इन्फ्लेशन को सॉरी डिफ्लेशन को सॉल्व करना है, देन मुझे इन्फ्लेशन के कॉजेज लिखने होंगे, इन्फ्लेशन के कॉजेज लिखना होगा और लास्ट लाइन चेंज। सबको समझ आया बेटा? मैंने एक क्वेश्चन लर्न करा, एक क्वेश्चन इन्फ्लेशन के कॉजेज लर्न करे, डिफ्लेशन का उल्टा, फिर उसका उल्टा कर देंगे डिफ्लेशन के कॉजेज। फिर रेवेन्यू पॉलिसी में मुझे क्या करना होगा, इन्फ्लेशन को सॉल्व करने के लिए डिफ्लेशन के कॉजेज लिखने होंगे, लास्ट लाइन चेंज, और डिफ्लेशन को सॉल्व करने के लिए इन्फ्लेशन के कॉजेज लिखने होंगे, लास्ट लाइन चेंज। समझ आ गया बच्चों सबको? एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन लर्न कर लिए हम लोगों ने। कोई डाउट है किसी को? नो बेटा अगर किसी को भी डाउट है, मैं पहले ही बता रहा हूं, पूछ लो मेरे से। अंजलि, भव्या, ध्रुव, तनिषा, तेजस, विनोय, यश, किसी को भी कोई डाउट है मेरे से पूछ लो, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके शॉर्टकट अभी के अभी लिख के देख लेना क्लास के बाद। आगे चलूं, अगला क्वेश्चन कराऊं। अगला क्वेश्चन प्लीज मेरे कहने पर एक बार कोई नोटबुक है तो निकाल लेना, क्योंकि इसमें भी शॉर्टकट है। आप एक पॉइंट लर्न करोगे, 8 पॉइंट अपने आप लर्न हो जाएंगे। सिर्फ एक पॉइंट को लर्न करना है बस। कम से कम 3 पेज का क्वेश्चन है जिसको मैं एक पेज में खत्म कराऊंगा। तो प्लीज शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन का नाम है एक्सप्लेन द मॉनेटरी पॉलिसी। देखो बेटा, मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सप्लेन करते हैं टू सॉल्व द इन्फ्लेशन। मैं इन्फ्लेशन को सॉल्व कर रहा हूं, जो 3 पेज का आंसर है। डिफ्लेशन रेड पेन से समझ जाना, मैं उसको अलग से बार बार नहीं लिखूंगा। आपका होमवर्क रहेगा, मुझे ये पूरा चैप्टर अपनी कॉपी में लिख के दिखाओगे बाद में। देखो बेटा, मॉनेटरी पॉलिसी के 2 पार्ट होते हैं जो मैंने लास्ट ईयर भी समझाया था। पहला होता है क्वांटिटेटिव मेथड, एक होता है क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड, ठीक है। अब जो क्वांटिटेटिव मेथड है उसके अंदर पहला होता है रेपो रेट, एक होता है बैंक रेट, एक होता है कैश रिजर्व रेशो, एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, इसको बोलते हैं CRR, इसको बोलते हैं SLR, एक और होता है OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, और इसके अंदर होता है बेटा एक मोरल सुएशन
मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ठीक है बेटा, ये इसके दो पार्ट है। अब इन्हीं पॉइंट को हम एक्सप्लेन करना, सिंपल सी बात है, सब में 5 लाइन भी होगी तो भी 2 पेज का आंसर बनता ही बनता है। तो मैं इसको एक पॉइंट लर्न कराऊंगा, बाकी सब अपने आप लर्न हो जाएंगे। ध्यान रखना, फोकस करना बिल्कुल ध्यान से, मैं एक एक करके करा रहा हूं। देखो बेटा, बैंक रेट और रेपो रेट दोनों को मैं एक साथ करा रहा हूं, क्योंकि रेपो रेट क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन के लिए होता है, बैंक रेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म लोन के लिए होता है। अब इसको समझते हैं। देखो बेटा, आरबीआई ने क्या करा, आरबीआई ने इंक्रीज कर दिया बैंक रेट भी और रेपो रेट भी। आप अलग अलग करके लिख सकते हो, मैं एक साथ लिखवा रहा हूं, ठीक है। आरबीआई ने इंक्रीज करा बैंक रेट और रेपो रेट, तो कमर्शियल बैंक भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सिंपल सी बात है, बैंक रेट और रेपो रेट ये लोग भी इंक्रीज करेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे एक चीज होगी कि डिमांड ऑफ लोन एंड एडवांसेस, जो डिमांड ऑफ लोन एंड एडवांसेस होंगे, डिमांड ऑफ लोन एंड एडवांसेस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। जो चीज 10% में मिल रही थी, आज वो 25% में मिल रही है, तो डिमांड लोग करेंगे ही नहीं। डिमांड ऑफ लोन एंड एडवांसेस विल डिक्रीज। सिंपल सी बात है। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोविंग, जो हमारी कॉस्ट ऑफ बोरोविंग है वो बढ़ रही है। पहले 10% में मिल रहा था, अब वो चीज कितने में मिल रही है, वो चीज हमें महंगे में मिल रही है, जिससे क्या होगा, डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड जो होगी इसी लोन से ही होती है, इसी पैसे से होगी, जिससे क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस हो जाएगा, जिससे एग्रीगेट डिमांड डिक्रीजेस होगा, और इन दिस वे इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कंट्रोल। बच्चों समझ आ गया ये पॉइंट, ये ए बी सी डी ई एफ। कोई डाउट है इसके अंदर बेटा, बेटा इसके अंदर कोई डाउट है, बेटा प्लीज रिप्लाई मी। नो सर। ठीक है, अब इसी का दूसरा पॉइंट क्या है, इसको मैं मिटो रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो, एक बार दोबारा लेना ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट से, फिर मैं मिटो रहा हूं, इसी के ऊपर पॉइंट लिखूंगा बार बार। ले लिया होगा तो मैं मिटो रहा हूं। अगला जो पॉइंट है मेरा वो क्या है, देखो अगला पॉइंट क्या है, कैश रिजर्व रेशो। आरबीआई इंक्रीज करती है सीआरआर रेशो। सीआरआर रेशो मैंने लास्ट जब पेपर था समझाया था कि कुछ पैसा कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक अपने पास रखता है। पहले कमर्शियल सेंट्रल बैंक 40% रखता था, अब वो 60% रख रहा है। तो जिससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, जिससे उनकी लेंडिंग पावर क्या हो जाएगी, लेंडिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी। बस आरबीआई ने जैसे इंक्रीज करा सीआरआर रेशो, कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट कम हो जाएंगे, लेंडिंग पावर उनकी डिक्रीज हो जाएगी, जिससे डिमांड ऑफ लोन एंड एडवांसेस कम हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी, डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिक्रीज हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो जाएगा, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। समझ आ गया बेटा सबको, समझ आ गया बेटा सबको। बेटा रिप्लाई करो बेटा जल्दी, नहीं समझ आया तो दोबारा बताऊं। हाँ सर। ठीक है, आ गया आ गया आ गया। अगला है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो सेम टू सेम पॉइंट है, सिर्फ एसएलआर रेशो आ जाएगा, ये सीआरआर कट जाएगा, बाकी सब कुछ सेम। समझ आ गया। एसएलआर रेशो क्या होता है, कुछ पैसा आरबीआई को लिक्विडेट करना होता है मार्केट में। जैसे कोई बंदा पैसे जमा कराता है, उसको जरूरत भी पड़ सकती है, तो कुछ पैसा एटीएम में जाएगा, कुछ डिपॉजिट में जाएगा, सारा पैसा हम लोन में नहीं दे सकते। समझ आ गया बेटा। तो अगर एसएलआर रेशो भी अगर आरबीआई बढ़ा देती है
तो कमर्शियल बैंक लोगों को लोन कम देगी, क्योंकि उनको कुछ पैसा एटीएम में डालना पड़ता है, क्योंकि लोगों को ट्रांजैक्शन करनी होती है। समझ आ गया बेटा? ये पॉइंट बिल्कुल शॉर्टकट हो गया है, बिल्कुल शॉर्टकट हो गया, ध्यान रखना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर मैं कराऊं ओपन मार्केट ऑपरेशन। चलूं आगे। यस सर। अब देखो अगला पॉइंट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, आरबीआई ने क्या करा? सेल करा सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स टू कमर्शियल बैंक। आरबीआई ने अपने सिक्योरिटीज को और बॉन्ड्स को कमर्शियल बैंक के पास सेल करा, तो कमर्शियल बैंक ने खरीदने के लिए पैसे दिए होंगे। जब उन्होंने उस चीज के लिए पैसे दे दिए तो उनके पास डिपॉजिट कम, लैंडिंग पावर कम, बाकी सब कुछ सेम। समझ आ गया बेटा? देखो घूम फिर के यही बात चल रही है कि कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम होगा तो वो लोगों को लोन कम देगा। जब लोगों को लोन कम देगा तो सिंपल सी बात है, वो इंटरेस्ट रेट तो हाई लगाएगा ही लगाएगा। समझ आ गया बेटा? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? तो 5 पॉइंट लर्न करें एक ही तरीके से। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अगला पॉइंट करा रहा हूं मोरल सुएशन। मोरल सुएशन क्या? देखो फर्स्ट लाइन चेंज कर रहा हूं बार बार मैं, अब इसमें सेकंड लाइन भी चेंज करूंगा, जिसका नाम है मोरल सुएशन। अरे मोरल सुएशन, आरबीआई ने क्या करा? क्रेडिट फैसिलिटीज को डिक्रीज कर दिया। क्रेडिट फैसिलिटीज को डिक्रीज कर दिया। उन्होंने बोला कि हम लोन लेते टाइम जो फैसिलिटीज होगी उसको कम कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करो तभी लोन मिलेगा, वरना लोन नहीं मिलेगा। तो कमर्शियल बैंक ने भी क्या करा? सेम टू सेम क्रेडिट फैसिलिटीज को डिक्रीज कर दिया, जिससे क्या हो गया? ज्यादातर लोग उस क्रेडिट फैसिलिटीज को डिक्रीज करने की वजह से डिमांड ऑफ लोन एंड एडवांसेस कम होगी होगी, उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गई होगी, भाई उनको महंगे बाहर से लेना पड़ेगा महंगे में, जिससे क्या हुआ? डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिक्रीज, एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज, इन्फ्लेशन कंट्रोल। समझ आ गया बेटा? समझ आ गया बेटा सबको? यस नो का रिप्लाई कर दो प्लीज। यस सर। भव्या, तनिषा, अंजलि, तेजस, आप लोग क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे? नहीं समझ आया क्या आप लोगों को? आ गया सर। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखो। कितना बचा था अकाउंट से भी कहा सर? बस बेटा रुक तो जा बेटा, अकाउंट्स का भी टाइम तो है, खत्म तो करने दे। अब तो बेटा पढ़ाना ही पढ़ाना है मेरे को, 2 महीना तुम लोगों को दबा के। अब देख बेटा, आरबीआई अगला पॉइंट है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अभी 30 मिनट्स है तेरी क्लास में। मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑन लोन। आरबीआई ने क्या करा? बोला कि जिसकी 20 लाख सैलरी है उसको पहले 10 लाख का लोन मिलता था सपोज। अब आरबीआई कह रही है अगर 10 लाख लोन लेना है तो सैलरी 40 लाख होनी चाहिए, तो उन्होंने मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी है। अगर आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट को, आरबीआई इंक्रीजेस मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑन लोन, तो कमर्शियल बैंक भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑन लोन। अब जिसको 10 लाख का लोन चाहिए, अब उसको सैलरी 40 लाख करनी होगी, वरना 20 लाख वाले को तो खाली 5 ही लाख लोन मिलेगा। तो इससे तो डिमांड बढ़नी फुलफिल नहीं हो पाएगी लोगों की, जिससे क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ गई उन लोगों की। अब उनको 40 लाख सैलरी करनी पड़ेगी 10 लाख का लोन लेने के लिए, जिससे क्या होगा? डिमांड एंड गुड्स एंड सर्विसेज डिक्रीजेस, एग्रीगेट डिमांड डिक्रीजेस, इन्फ्लेशन कंट्रोल। समझ आ गया पॉइंट बेटा? ये 6 पॉइंट आप लोगों को करने हैं, इससे ज्यादा नहीं करना। समझ आ गया बेटा? ये जो मैंने सारे पॉइंट कराए हैं, इसमें फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको करना ही करना, पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है,